अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। NG 506 का लेसन नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। वेरिएशंस इन वर्ल्ड इंग्लिशेस, लिंग्विस्टिक फीचर्स। टॉपिक नंबर 91 ग्रामर। अच्छा जी, अब वेरिएशंस में इंग्लिश की मुख्तलिफ वेराइटीज़ में क्या और क्या फ़ीचर्स हैं। ग्रामर का आज हम पढ़ेंगे। ग्रामर में क्या क्या पाया जाता है वेरिएशंस में। सबसे पहले आ जाता है जी नाउन। नाउन के उन्होंने कहा है 3 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल। ये आगे आपको समझाऊंगी मैं, ठीक है। सबसे पहले स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में वैराइटीज़ में क्या आ जाता है। स्पेशली हमारी वैरायटी में मैं आपको अपनी वैरायटी हमारी लोकल इंग्लिश के मुताबिक समझाऊंगी। स्पेसिफिक में हम स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं और डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करते हैं। वो क्या होते हैं, ए एन द आर्टिकल होता है, आर्टिकल्स होते हैं, और दिस दैट एनी सम इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं। तो इन दो चीज़ों को हम यूज़ करते हैं कि इस चीज़ का पता लगाने के लिए या इस चीज़ ऐसे मेंशन करने के लिए किसी नाउन को कि आया कि वो स्पेसिफिक है या वो नॉन स्पेसिफिक है। ये आर्टिकल, ये डिटर्मिनेंट्स हम उन नाउन्स के साथ लगाते हैं ये जानने के लिए, ये मेंशन करने के लिए कि आया कि वो नाउन स्पेसिफिक है या वो नॉन स्पेसिफिक है। ठीक हो गया। फंक्शंस एंड रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। अब फंक्शंस पढ़ेंगे हम कि किस तरह हम लोकल इंग्लिश में यूज़ करते हैं इन आर्टिकल्स को या इन डिटर्मिनर्स को, ठीक है। ए और एन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। वो नाउन हो, कोई नाम हो, और वो सिंगुलर हो, वो वाहिद हो, और वो काउंटेबल हो कि उसे हम जमा कर सकें। तो जब वो आपके पास एक सेंटेंस में मौजूद होगा तो आप ए और एन लगाते हैं उसके शुरू में। ये वैरायटी में मौजूद है। अ हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, मतलब कि हमने ये नहीं कहा, ये रूल्स को हमने फॉलो नहीं करना। हमें जहाँ पे सिंगल और काउंटेबल नाउन नज़र आया हमने उसके साथ ए लगा देना है या एन लगा देना है। ये फंक्शन है। और इसके अलावा दा का हम सबको पता है, वो तो हम जहाँ मर्जी लगा देते हैं ना, उसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। बहरहाल दा हम कहाँ लगाते हैं, विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स इंडिकेट द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द नाउन। ए और एन का ये फ़र्क आपने याद रखना है कि वो जेनेरिक नेचर ऑफ नाउन को जाहिर करती है, मतलब एक नाउन की आम खुसूसियत को, आम चीज़ को। वो आम है, वो कॉमन है, वो कॉमन है नाउन, उसके साथ ए और एन लगा देंगे। जब हमने नाउन को प्रोमिनेंट करना है, उसे स्पेसिफिक दिखाना है, तो हम दा इस्तेमाल करेंगे साथ स्पेशली, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज़ होता है, ये प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ होता है दा जो है। जैसे कि द बॉयज़ आर नोटी, ठीक है, हमने बॉयज़ को प्रोमिनेंट करना था तो ये हमने दा लगा दिया, स्पेसिफिक नेचर दिखानी थी उसकी। इस टॉपिक में वैसे इस पूरे चैप्टर में बहुत कीचू मीचू करके बताया, तो जितना मैं आपको बता रही हूँ और वो आप उतना समझ लें और उतना कर लें, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और उतना ही समझेंगे तो आई होप सो दिमाग की दही नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे स्पेसिफिक नेचर और नॉन स्पेसिफिक का उन्होंने कहा है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम आर्टिकल कैसे यूज़ करें, कहाँ पे यूज़ करें। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। द चॉइस ऑफ आर्टिकल्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये हमारे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, हमारे मूड पे डिपेंड करता है, जिसका मर्ज़ी कह लें कि हम कहाँ पे दा लगाएंगे, कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है इनके मुताबिक। तो ना हम जहाँ मर्ज़ी कुछ लगा सकते हैं। ये हमारी लोकल वेराइटी है। ही ऑन्स अ कार, ही ऑन्स द कार, हमने दा भी लगा दिया, हमने ए भी लगा दिया, ये हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। टॉपिक नंबर 92 ग्रामर पार्ट 2। अब जो दूसरी कैटेगरी थी काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, उसकी तरफ आ जाए। नाउन्स की काउंटेबल और नॉन काउंटेबल की जो कैटेगरी थी उसकी तरफ आ जाए। उसमें आते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, मच, लिटल, फ्यू, अलॉट, लिटल। वो अल्फाज जो कि किसी भी नाउन के क्वांटिटी को ज़ाहिर करें, उसकी अमाउंट को ज़ाहिर करें, उसकी डिग्री को ज़ाहिर करें, उसके क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, कितनी मिकदार में एक सेंटेंस में बोली जा रही है, ये उस चीज़ को क्वांटिफायर्स ज़ाहिर करते हैं। अल्फाज आप पढ़ के जान गए होंगे, ठीक है।
तो अब ये क्या है, इसका सीन है, ये देख लें। काउंटेबिलिटी एंड क्वांटिफायर्स इन इंग्लिश, अनकाउंटेबल नाउन्स, इक्विपमेंट, शुगर एंड सिंगुलर। उनका कहना है कि इंग्लिश की जो नेटिव वैरायटी है, ये जो अल्फाज हैं इक्विपमेंट, शुगर, ये उसमें सिंगुलर समझे जाते हैं। पर हमारी इंग्लिश में क्या होता है, हमारी लोकल और आउटर सर्कल्स की इंग्लिश में क्या होता है कि इन्हें हम प्लूरल करते हैं। ये ऑलरेडी प्लूरल मतलब ये अनकाउंटेबल हैं, मतलब इन्हें जमा नहीं किया जा सकता, मतलब कि इनके साथ एस नहीं लगाया जा सकता, ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। तो उनके साथ एस नहीं लगाया जा सकता, जबकि हम आउटर सर्कल वाली जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम हर उस चीज़ के साथ एस लगा देना, आया कि वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, हमने उसको प्लूरल बनाने के लिए एस ज़रूर साथ लगाना है। तो ये आउटर सर्कल के हमारी लोकल इंग्लिश की बात हो रही है। नेटिव वैरायटी में इक्विपमेंट और शुगर, उनका कहना है अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो इनके साथ वो एस नहीं लगाते, ठीक है। जबकि हम क्या करते हैं, हम इन ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एस लगा देते हैं, ये आउटर सर्कल में होता है। जैसे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एडवाइस होता है, उसका यही होता है कि वो एडवाइस है, नसीहत है, वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। पर हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसके साथ एस लगा दिया। एडवाइसिस इंफॉर्मेशन होता है, वो अनकाउंटेबल है, हमने उसके साथ एस लगा दिया। मनीज कर दिया। Quantifiers and countability in outer circle varieties. Uncountable quantifiers are used with countable nouns. वही बात हो गई। उनका कहना है कि एक जो नाउन है वो काउंटेबल है, उसे जमा कर सकते हैं, आपने उसके साथ अनकाउंटेबल क्वांटिफायर लगा दिया है। मिसाल के तौर पर डू नॉट ईट सो मच बर्गर। अब इसमें क्या कर दिया है कि आपने बर्गर्स के साथ एक तो एस पी लगा दिया, ऊपर से आपने सो मच, ये जी है क्वांटिफायर है और ये अनकाउंटेबल क्वांटिफायर है, तो आपने वो भी बीच में कर दिया है। बर्गर्स को आप जमा कर सकते हैं, आपने फिर भी उसके साथ अनकाउंटेबल लगा दिया, तो ये जी आउटर सर्कल की वैरायटीज़ में होता है। इसके अलावा यूज़ ऑफ सम एज आ डिटर्मिनर, कि सम को हमने क्या कर दिया, आफ्टर सम फ्यू डेज। सम का क्या मतलब होता है, कुछ। फ्यू का क्या मतलब होता है, कुछ। आफ्टर सम फ्यू डेज, दोनों को एक ही जुमले में डाल दिया हुआ है, दोनों को एक सम को डिटर्मिनर के तौर पर हमने यूज़ कर लिया हुआ है, तो ये आउटर सर्कल में ऐसे होता है। इसके अलावा कॉन्फ्लेशन ऑफ प्रोनाउन जेंडर, हम अक्सर ही प्रोनाउन जेंडर का जो है मर्ज कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि एक तरफ हम फीमेल का नाम डाल के आगे उसके मेल का जो प्रोनाउन जेंडर है वो यूज़ कर लेते होते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन आई फर्स्ट मेट माय हस्बैंड शी वाज अ स्टूडेंट, यहाँ पे जो हस्बैंड के लिए ही आएगा, ही वाज अ स्टूडेंट। माय मदर ही लिव्स इन कैंपोग, माय मदर शी लिव्स इन कैंपोग, तो ये हम ज़रा कन्फ्यूजन कर देते होते हैं इस चीज़ में, ठीक है। टॉपिक नंबर 93, ग्रामर पार्ट 3। अब वर्ब्स की तरफ आ जाएं जी। वर्ब्स में क्या होता है, एक स्टेटिव वर्ब्स होते हैं और एक डायनामिक वर्ब्स होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ये वो वर्ब्स होते हैं जो कि स्टेट ज़ाहिर करते हैं, कैफियत ज़ाहिर करते हैं, एक्शन ज़ाहिर नहीं करते। जो एक्शन ज़ाहिर करते हैं वो डायनामिक वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो जो कैफियत ज़ाहिर करते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, और जो एक्शन ज़ाहिर करते हैं किसी सेंटेंस में वो डायनामिक वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ये आपके थॉट्स को, आपके ओपिनियंस को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, ये सारी कैफियत ही होती हैं ना, तो ये जो कैफियत होती हैं वो जो शो करते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। इसके अलावा दीज वर्ब्स आर यूजुअली नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस, ये प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज़ नहीं होते। प्रोग्रेसिव टेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें एक्शन शो हो रहा होता है, तो ये एक्शन नहीं होते, ये कैफियत होती हैं, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज भी देखना है कि वर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट रेदर देन एन एक्शन, तो वो कौन से होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अंडरस्टैंड, डाउट, लाइक, वांट, हेट, ये सारे कैफियत हैं, ये हमारे अपने अंदर
दिमाग की अपने सेल्फ की एक कैफियत है, या किसी और के सेल्फ की जो कैफियत होती है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है उसका, जो या जो भी उसका स्टेट ऑफ सेल्फ होती है, वो ये जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, बस इतना इस टॉपिक में, बस जो स्पेसिफिक आपको समझा रही हूँ उतना समझ ले, बस ज़्यादा गहराई में जाएंगे बस दिमाग की नहीं बनेगी। उनका कहना है कि आउटर सर्कल या एक्सपेंडिंग सर्कल वाले जो होते हैं, या वो ज़्यादातर ना इस बात में फ़र्क नहीं कर पाते कि कौन सा डायनेमिक वर्ब है, कौन से स्टैटिक वर्ब हैं। डायनेमिक वर्ब्स आपको पहले ही बता दिए हैं, वो वर्ब्स जो कि एक्शंस को जाहिर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब वर्ब्स में आ जाता है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, उनका कहना है कि बहुत सारी जो आउटर सर्कल की लैंग्वेजेस हैं, आउटर सर्कल की जो वेराइटीज़ हैं इंग्लिश की, वो वर्ब्स को टेंस के मुताबिक नहीं ढालती। तो ये जो चीज़ होती है वो इन्फ्लेक्शन होता है। मतलब थर्ड पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब के साथ, वो आउटर सर्कल वाले इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते, वो इन्फ्लेक्ट नहीं करते वर्ब को। ठीक है, तो ये इन्फ्लेक्शन होता है। वर्ब्स आर नॉट इन्फ्लेक्टेड फॉर टेंस। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर माई वाइफ शी पास हर कैम्ब्रिज, ये आना था शी पास्ट हर कैम्ब्रिज, पास्ट वर्ब के साथ ईडी आना था, थर्ड फॉर्म लगना था। तो ये जो चीज़ है, ये इन्फ्लेक्शन जो है, जो पास्ट टेंस जाहिर नहीं कर रही, तो ये सीन होता है आउटर सर्कल में। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 94, ग्रामर पार्ट 4। अब जी जो आउटर सर्कल में क्वेश्चन आंसर का क्या सीन होता है, क्वेश्चन आंसर का जो सेंटेंस सिस्टम होता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आंसर दिए जाते हैं, उसका क्या सिस्टम होता है। दो सिस्टम होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम होता है और एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट सिस्टम होता है। पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम में क्या होता है कि एक बंदे ने पूछा इजंट ही कमिंग, क्या वो आ नहीं रहा, अगले ने कह दिया नो ही इजंट। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट में क्या होता है, अगले बंदे ने पूछा इजंट ही कमिंग, अगले ने बोल दिया यस ही इज़। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में नो बोल देते हैं, नेगेटिव टर्म का यूज़ कर लेते हैं। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट में यस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल इसका ये है। उनका कहना है आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल इंग्लिशेस फॉलोज द एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट सिस्टम। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। इसके अलावा जो आउटर सर्कल वाले हैं, क्वेश्चन टैग बहुत यूज़ करते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, वो एक सिंपल सेंटेंस बोलना पर उसे क्वेश्चन की टोन में बोलना। ऐसे जैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं किसी से, एक सिंपल सेंटेंस है, उसमें आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया कि आपने सब्जेक्ट को बाद में लगाया, वर्ब को पहले लगा दिया तो आपने उसे सेंटेंस की तरह बोला। नहीं, आपने एक सिंपल सेंटेंस बोला, आपने उसे क्वेश्चन के टोन में बोल दिया। तो ऐसे जो होते हैं क्वेश्चन टैग्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ही इज़ कमिंग टू द पार्टी, इजंट ही। तो ये इजंट ही जो बोल रहे हैं आप, ये क्वेश्चन टैग है। सारा हैज़ अराइव्ड, हैजंट शी। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये आपने एक क्वेश्चन की टोन में बोला, तो ऐसे टोन को क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं। इन द आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल वेराइटीज आर जनरल टैग इजंट इट, इज़ इट, नो, इज़ यूज्ड यूनिवर्सली। ये हमसे एमसीक्यूज याद रखना है कि यूनिवर्सली इसे आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 95, डिस्कोर्स लेवल, डिस्कोर्स स्टाइल पार्ट 1। अच्छा, अब जी जो बातचीत करने के आउटर सर्कल्स के तरीके हैं, वो किस तरीके से वो लोकल इंग्लिश को बोलते हैं, उनके डिस्कोर्स के क्या तरीके हैं। तो मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं डिस्कोर्स की। क्या है उनका कहना है कि मोर फॉर्मल करेक्टर देन द इनर सर्कल इंग्लिश। कहते हैं कि ये जो आउटर सर्कल वाले हैं, ये तो इंग्लिश इनर सर्कल वालों से भी ज़्यादा फॉर्मल करेक्टर यूज़ करते हैं अपने डिस्कोर्स में ना। बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पता नहीं क्या बनने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी ये यूज़ करते हैं, ग्रामर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये लोग यूज़ करते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर ये लोग नहीं यूज़ करते, अपनी तरफ से बहुत ही कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लेंथी कंस्ट्रक्शन होती हैं इनकी के ये जुमला बनाते हैं तो एक ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा बीच में डाल देते हैं। एक सिंपल सेंटेंस एक वक्त में नहीं बोलते, सेंटेंस को मिला जुला के उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते होते हैं ये। इसके अलावा आउटर सर्कल वाले
रिडंडेंसी ऑफ एक्सप्रेशन करते हैं, मतलब एक जुमले में, अपने एक सेंटेंस में एक ही चीज़ को बार बार दोहराना या ज़ायद एक एलिमेंट डाल देना, खामखा कोई ज़रूरत नहीं है पर फिर भी डाल देना, ये करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स में ऐसा करते हैं वो। लेंथी कंस्ट्रक्शन करते हैं। डिफरेंशियल वोकैबलरी उनकी होती है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत अजीब सी वोकैबलरी उनकी होती है। यूज़ ऑफ ब्लेसिंग्स, थैंक्स वगैरह, ब्लेसिंग्स वगैरह के जो बोल चाल होती हैं उनकी, वो इस तरह की होती है। मिसाल उन्होंने दी है जैसे ज़ील एंड एंथुजियाज्म। अब ये सेंटेंस देख लें, आई एम bubbling with zeal and enthusiasm to serve as a research assistant। अब ये zeal and enthusiasm ये एक ही वर्ड है, ये एक मीनिंग है, ये साइनोनियम है, पर फिर भी उन्होंने एक ही जुमले में इसे, आउटर सर्कल वालों ने एक ही जुमले में इसे 2 बार बोल दिया हुआ है। इसका कोई सर पैर नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने बोल दिया हुआ है। ऑफ़र माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट, एक तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि ऑफ़र भी कर दिया आपने खुद को, दूसरी तरफ आप कैंडिडेट भी खुद को कह रहे हैं, दोनों का एक ही मतलब है। एक ही वर्ड जब एक जगह आ सकता है, फिर भी आउटर सर्कल वालों ने एक ही जुमले में 2 साइनोनियम्स को डाला हुआ है। ठीक हो गया, ये इनके कंस्ट्रक्शन के तरीके हैं, ये इस तरह बोलते हैं। टॉपिक नंबर 96, डिस्कोर्स लेवल्स, डिस्कोर्स स्टाइल पार्ट 2। अब उनका कहना है जो टेक्सचुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिस तरह एक सेंटेंस के ऑर्गेनाइज करते हैं आउटर सर्कल वाले, या सेंटेंस को अपना लिखने में भी ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके तरीके अलग होते हैं बोलने के। तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन? 2 चीज़ें आती हैं इसमें, फोकस एंड थीम। पहले ये देख लें, फोकस एंड थीम होती है इसमें। इनर सर्कल वाले क्या करते हैं, उनके जो जुमला का पहला वर्ड होता है उससे उनके थीम पता लग जाती है उनके जुमले की, ठीक है, और जो उनके उसके बाद वर्ब आता है उनके जुमले में, उससे उनके फोकस पता लग जाता है, ठीक है। इनर सर्कल का ये हिसाब है। अब जैसे मिसाल के तौर पर, वेयर डिड सारा गो, वेयर पहला वर्ड है, इससे आपको क्या थीम पता लग रही है कि ये जुमला सवालिया है। अब फोकस किसकी तरफ है, क्या वर्ब है, गो, तो इससे क्या फोकस हो रहा है कि वेयर डिड सारा गो, थीम आपकी सवालिया है, वर्ब आपका गो है, आप पूछ रहे हैं आपकी सारा कहाँ गई। सारा इस वक्त मिड टर्म की तैयारी कर रही है, ठीक है। फोकस एंड थीम इन आउटर सर्कल इंग्लिश। अब इसमें आप सिंपल ये देख लें, ये आप सिंपल समझ लें कि आउटर सर्कल वालों की सेंटेंस स्ट्रक्चर का कोई सर पैर नहीं होता, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं इनके। इस तरह फोकस और थीम के कोई वो सीन नहीं होते। सर्टन मेडिसिन वी डोंट स्टॉक इन आवर डिस्पेंसरी, इसमें कोई फोकस और थीम का कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो इनके ऐसे होते हैं किचू मिचू वाले। क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन ये जो आपने स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक के जो है ना, कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में ए और एन और दा, ये मतलब आपने बस कॉन्सेप्ट याद रखनी है कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये क्या जेनेरिक टर्म इनकी क्या है, स्पेसिफिक टर्म कहाँ पे उनकी स्पेसिफिक टर्म बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। बस जी, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।